मित्रों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आज दिल्ली में 2 राजनीतिक घटनाएँ घटी हैं, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का। बीजेपी ने कांग्रेस का 1984 का रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य तय कर लिया है और 1984 में राजीव गांधी ने 414 लोकसभा की सीटें जीती थी और 46% वोट हासिल किया था। तो बीजेपी ने टारगेट रखा है कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ना है और दूसरा कांग्रेस ने अपने संगठन में भारी फेरबदल किया है। जो उसमें करीबन 12 महासचिव हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को अलग-अलग प्रभार सौंपा है चुनाव की तैयारी को लेकर। सचिन पायलट को महासचिव बनाया है। ये इसका मतलब हुआ कि अभी जो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद अब उनको नहीं दिया जाएगा। पहले को ऐसा लग रहा था कि उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उनको उनसे बड़ा पद जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी कम कर दी गई, यानी उनको फ्री हैंड कर दिया गया है कि पहले वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, तो अब उनको कहा गया कि आप प्रभारी मत बनिए, आप सिर्फ चुनाव प्रचार एज ए स्टार लीडर, आप स्टार प्रचार के तौर पे आप प्रचार कीजिए। तो इन दोनों पर ही आज हम चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, बीजेपी की जैसे ही जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो संपन्न हुआ, तो 22 तारीख को और 23 दिसंबर को भाजपा मुख्यालय में बंद कमरे में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, उन्होंने डिस्कशन किया और जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेशों के संगठन महामंत्री हैं और जितने मोर्चा हैं भाजपा के, उन सबके अध्यक्ष हैं, इन सबको बुलाया गया था और उनको गुरु मंत्र दिया था कि कैसे हम चुनाव को जीतना है, कैसे इसको बड़े पैमाने पर ले जाना है और राम मंदिर के मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर लेके जाना है। और प्रधानमंत्री तो एक गाइडलाइन देते हैं। आज उसमें गृह मंत्री आए अमित शाह, और अमित शाह तो संगठन के आदमी, यानी उनको चाणक्य कहा जाता है। तो उन्होंने आज अपने ये जो संगठन के लोग हैं, जो मीटिंग चल रही थी, कल से मंथन चल रहा था, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें 1984 का रिकॉर्ड तोड़ना है। यानी जो 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली थी और उनका जो वोट परसेंट था वो 37.36 था। तो इस बार अमित शाह जी ने कह दिया कि हमारा वोट परसेंटेज 50% से अधिक होना चाहिए और हमारी जो सीटें हैं वो 414 से अधिक होना चाहिए। यानी हम जीत तो रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं, वहाँ वोट परसेंटेज बीजेपी का तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 50% के आसपास हो गया है। तो इसलिए हम लोकसभा का चुनाव भी ऐसे ही बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। उसमें जो मुख्य तौर पर बात हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीमें हैं, जो जनता से जुड़ी हुई स्कीमें हैं, उनको लेकर तो पब्लिक में जाना ही है। उनमें तो उनका जो लाभार्थी हैं, चाहे वो गैस कनेक्शन का बात हो, चाहे एलपीजी फ्री देने की बात हो, पिछले लॉकडाउन से लेकर अगले 5 साल तक जो एक व्यक्ति को 5 किलो फ्री राशन देने की बात है, करीबन वो 80-82 करोड़ लोग हैं और इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें हैं, वो तो हैं ही हैं। उसके अलावा आज इसमें राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है अभी 22 जनवरी 2024 को, इस उद्घाटन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि तैयारी तो अयोध्या में चल ही रही हैं। उसमें जो अयोध्या का राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट है वो अपना काम कर ही रहा है और ट्रस्ट ने केवल सरकारी पक्ष को ही नहीं, विपक्ष को भी जो इन्विटेशन है वो दिए हैं। तो अब इनको प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, भाजपा को और आरएसएस को राम मंदिर निर्माण के मसले को घर घर लेके जाना है। यानी 2024 का बहुत बड़ा वो चुनाव का तंत्र होगा, वो राम मंदिर होगा। और वो इसलिए भी राम मंदिर होगा क्योंकि पिछले 600-700 सालों से भारत में राम मंदिर को लेकर तमाम तरह के आंदोलन हुए और उन आंदोलन में हजारों लोगों की जान गई। तो जहां युद्ध हुए वो किस तरह से स्मूथली खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और अब मंदिर का निर्माण
का जो फर्स्ट फ्लोर है, यानी जहाँ मंदिर के दर्शन होने, रामलला स्थापित होंगे और पब्लिक के लिए, जनता के लिए खोल दिया जाएगा, वो काम पूरा हो गया। और इसका जो सेकंड फ्लोर है, यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होगा, उसका काम चलता रहेगा, लेकिन लोगों के, आम लोगों के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। तो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ कि आपके जो 3 बड़े मुद्दे थे, 3 बड़े मुद्दे क्या थे? राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, और तीसरा जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। तो काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसमें तो सर्वे शुरू हो गया है, और उसका जो भव्य कॉरिडोर बना है, यानी वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया है, कॉरिडोर बन गया है, वो बहुत बड़ा इशू था, वो शांत हुआ। और अब राम जन्म जो कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा, वो भी उसकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने भी सर्वे करने की परमिशन दे दी है, तो वो मुद्दा भी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सुधर जाएगा। और सबसे बड़ा मुद्दा था राम जन्मभूमि का, तो वो तो क्लियर हो गया, मंदिर बन गया, और उसके बहाने पूरे देश में जो हिंदुत्व है, जो राम जन्मभूमि के बारे में जो हिंदुओं का पुनर्जागरण आरएसएस ने किया था, वो अब फलीभूत होने वाला है। और उसके बहाने अब बीजेपी ने स्कीम बनाई है कि वो एक बुकलेट छाप के राम जन्मभूमि का इतिहास, उसमें जो भाजपा आरएसएस का योगदान है, उसके निर्माण को लेकर जो जो प्रक्रियाएं हुई हैं, जो जो जिन जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है, उसको लेकर एक बुकलेट छपेगी, और उसको घर घर, हर घर में, देश के हर घर में बुकलेट जाएगी। और आरएसएस ने प्लान बनाया है कि 22 जनवरी को, यानी 21 जनवरी को रात से देश भर में घर घर दिए जलाए जाएंगे, जैसे दीपावली होती है, तो इस तरह से दीपोत्सव मनाया जाएगा। और 22 तारीख को, यानी 21 की शाम को भी और 22 को भी, जितने मंदिर हैं देश भर में, उन सब मंदिरों को सजाया जाएगा, और उन मंदिरों में स्क्रीन भी लगाई जाएगी, ताकि लोग राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन होगा, उसमें उसका लाइव टेलीकास्ट लोग देख सके। और राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन सत्र होगा, उसमें 5,000 तो वीआईपी वीवीआईपी बुलाए जा रहे हैं, और करीबन 25-30 हज़ार लोग, बाकी लोग बुलाए जा रहे हैं, जो उस वीआईपी कैंपस से बाहर होंगे, और जैसे वीआईपी जाएंगे तो फिर उनको दर्शन कराए जाएंगे, और फिर देश भर में जो अभियान होगा। तो इसलिए ये जो आज मीटिंगें हुई हैं, एक तो भाजपा मुख्यालय में मीटिंग, राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चलाने का जो फैसला हुआ है, 414 सीटें पार करने की बात हुई है, और 50% वोट परसेंटेज की बात हुई है। तो कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट किया है, सबसे पहले जो 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी है, तो सबसे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाया। कमलनाथ की उन्होंने और भी जिम्मेदारियां हटा दी, क्योंकि अब कमलनाथ की उम्र काफ़ी हो गई है, तो उन्होंने एक वहाँ युवा चेहरे को मौका दिया। और अब राजस्थान में भी चेंज होने वाला है, और छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन होगा। इससे पहले कांग्रेस ने संगठन में, यानी दिल्ली में जो सेंट्रल पार्टी, उसमें चेंज कर दिए हैं। जो महामंत्री हैं, कुछ नए बने हैं, कुछ पुराने हैं, जैसे मुकुल वासनिक है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, जितेंद्र सिंह हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, और दीपक बाबरिया हैं, सचिन पायलट को नया बनाया है, कुमारी शैलजा, जी ए मीर है, और दीपा दास मुंशी हैं, और जयराम रमेश और के सी वेणुगोपाल हैं। तो इनके जो डिपार्टमेंट है वो चेंज किए गए। जैसे मुकुल वासनिक को गुजरात दिया गया है, प्रियंका गांधी को विदाउट पोर्टफोलियो, यानी उनको अब कोई राज्य की प्रभार नहीं दिया जाएगा, और जितेंद्र सिंह को, कुंवर जितेंद्र सिंह, ये अलवर भरतपुर के हैं, इनको असम और मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का, और दीपक बावरिया को दिल्ली, और उनको एडिशनल चार्ज हरियाणा का है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का चार्ज दिया गया है, यानी छत्तीसगढ़, मतलब सचिन पायलट की भूमिका अब राजस्थान में कम हो जाएगी, यानी अशोक गहलोत का अभी भी वहाँ सिक्का चल रहा है। और अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश, कुमारी शैलजा को उत्तराखंड, जी ए मीर को झारखंड, और वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज है इनको, दीपा दास मुंशी को केरल, लक्षद्वीप, और
तेलंगाना। जयराम रमेश कम्युनिकेशन देखेंगे, यानी जो मीडिया डिपार्टमेंट है कांग्रेस का उसको हेड कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। और के सी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठन का काम देखेंगे, जो अभी देख रहे थे उसी को ही वो कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा मित्रों जो रमेश चन्नीथला है उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। मोहन प्रकाश को बिहार का इनको नया प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा जो डॉक्टर चेला कुमार हैं इनको मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल का प्रभार दिया गया है। और डॉक्टर अजय कुमार को उड़ीसा का प्रभार दिया गया है। और इनके अलावा इनको तमिलनाडु का पुडुचेरी का भी प्रभार दिया गया है। और जो भरत सिंह सोलंकी हैं इनको जम्मू कश्मीर, राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभार दिया गया है। और एक सुखविंदर सिंह रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा इनको राजस्थान, और देवेंद्र यादव को पंजाब, और एक है माणिक राव ठाकरे इनको गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली का चार्ज दिया गया है। गिरीश चोलंकर इनको सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा का प्रभार सौंपा गया है। और ये है मणिकम टैगोर इनको आंध्र प्रदेश का और अंडमान निकोबार का। और जगदीप एक गुरदीप सिंह सप्पल हैं इनको एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी जो कांग्रेस का प्रशासन है इनको सौंपा गया है। और ट्रेजरर अजय माकन को बना गया, अभी भी ये ट्रेजरर थे और उनको कंटिन्यू किया गया है। और इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी जो ज्वाइंट ट्रेजरर हैं मिलिंद देवड़ा और विजय सिंह सिंगला इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, मतलब उनके साथ अजय माकन के साथ कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो मित्रों ये कांग्रेस ने भी अपनी टीम तैयार कर ली है। कल ही कांग्रेस ने अपनी एक जो मैनिफेस्टो कमेटी है 13 सदस्यीय वो बनाई, वो अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। और कांग्रेस अभी जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ भी बातचीत करके टिकटों का फाइनल कर रही है कि किस किस स्टेट में किस पार्टी को कितने सीटें देनी है, क्योंकि अभी समय नहीं है किसी के पास भी। जनवरी आने वाला है और मार्च में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तो आपके पास समय बचा ही नहीं। जैसे बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, उनको सिर्फ टिकट डिक्लेयर करने हैं और बीजेपी 150 टिकट इसी जनवरी में अनाउंस कर देगी, यानी चुनाव की घोषणा से पहले अपने टिकटों का बंटवारा कर देगी। तो इंडिया गठबंधन जो बार बार बात हो रही कि पश्चिम बंगाल में, केरल में, पंजाब में, दिल्ली में इनका क्या होगा, जहाँ कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर है और क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण स्थिति में है, तो वहाँ कांग्रेस क्या सिंगल कैंडिडेट सिस्टम लागू करेगी। तो उसके लिए भी कांग्रेस ने बातचीत शुरू कर दी, वो जल्दी उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसने अपनी भी तैयारी कर दी। अगर इंडिया गठबंधन से बात ना हो तो फिर वो अपने स्वयं भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। जैसे बीजेपी ने कहा है कि हम 414 सीटें से ज़्यादा जीतेंगे, ऐसे कांग्रेस भी टारगेट कर रही है कि उनको सम्मानजनक जीत कम से कम मिल सके। तो मित्रों आज के लिए अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके सुझाव हों तो ज़रूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और इश्यू पर वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका मुझे कमेंट मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सहयोग दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।